हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कंटिन्यू करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, ये एक पूरा कह सकते हैं कि केमिस्ट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट है या फिर फिजिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो ब्रीदिंग के दो स्टेजेस होते हैं। पहला एक स्टेज होता है एक इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब हम जब सांस अंदर लेते हैं ना, एक्सपायरेशन का मतलब जब हम एक्सेल करते हैं। So inspiration during which atmosphere air is drawn in and expiration by which the alveolar air is released out। जो भी हमारे lungs में air होगी, CO2 rich air होगी, वो अब expire होगी, मतलब बाहर जाएगी। ठीक है, लंग से बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी। ठीक, सो ये दो वर्ड्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ एक स्लाइड और कर लेती हूँ, आप लोगों को क्लियर यहाँ पे समझा सकूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो अगर अपन यहाँ पे इस प्रेशर की बात करें तो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि आपके जो थोरैसिक कैविटी है, ये सपोज करो इतना हमारा थोरैसिक कैविटी ही ड्रॉ कर रही हूँ खाली। ठीक है, एंड ये आपकी ये ट्रैकिया है एंड यहाँ पे ये लंग्स है। इस तरीके से ये आपके लंग्स हो गए। ठीक, थोरैसिक कैविटी में। सो बेसिकली क्या होता है, आपका एक चीज आप ध्यान रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, आपके वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा एंड वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये कहाँ पे यूज होगा अभी अपन आगे पढ़ेंगे तब आप देखेगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट, एटमॉस्फेयर और लंग्स के जो बीच में जो प्रेशर होता है उसकी हेल्प से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके हम अपना जो एयर है इंस्पायर करते हैं, दैट इज इनहेल करते हैं एंड उसी की वजह से अपन एक्सेल भी करते हैं। सो इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोगों ने सुना होगा कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि इट मूव्स टूवर्ड्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जो एयर है वो भी मूव करेगा। सो इट विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर हायर प्रेशर हायर प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर लोअर प्रेशर। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो एयर है वो मूव करेगी। सो अगर मैं बात करूं इंस्पिरेशन के टाइम या इनहेलेशन के टाइम पे, सो उस टाइम पे क्या होगा, अपन को सांस कहाँ से कहाँ लेनी है, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ लेनी है। तो क्या होगा, इनहेलेशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेट सपोज P80m एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हाई रहेगा एज कंपेयर टू द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, PL लिख देते हैं, ये लो रहेगा। तो इनहेलेशन के केस में P एटमॉस्फेरिक इज मच 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 ग्रेटर देन दी P lungs, प्रेशर ऑफ द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अब ये सब अचीव कैसे होगा, ये अचीव कैसे होगा कि हम पल्मोनरी जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है उसको कम कैसे करेंगे, बाय बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, सो क्या होता है जब आप सांस लेते हो, जब आप नॉर्मली सांस लेते हो तो क्या होगा, आप अभी जैसे मेरे साथ इनहेल करो तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि स्टर्नम जो है, आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट हुआ। इसका मतलब स्टर्नम और रिब जो है वो बाहर की तरफ रेज हुई।
ठीक है? तो स्टर्नम और रिब्स जो हैं, वो बाहर की तरफ रेज़ होती हैं, ठीक है? और जो आपका डायफ्राम होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, ये क्या होता है? ये जो डायफ्राम है, ये क्या होगा? ये फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो यहाँ थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से ये डोम शेप में रिलैक्स स्टेट में होता है, लेकिन जब ये इन्हेलेशन करेगा, जब इन्हेलेशन होता है, उस टाइम पर क्या होगा आपके ये इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा और स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है? और रिब्स भी है वो भी एलिवेट हो जाएँगी, रेज़ हो जाएगी। इससे क्या होने वाला है वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। किसका? लंग्स का एज़ कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से प्रेशर जो है लंग का वो कम हुआ। अब एक्सहेलेशन में जस्ट अपोज़िट केस हो जाएगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा जब आप एक्सहेल करोगे तब क्या होगा जो स्टर्नम है वो वापस से अपनी नॉर्मल बैक पोजीशन पे आ जाएगी, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है? एंड सेम गोज़ विथ रिब्स, आपके रिब्स भी हैं वो भी वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएँगे एंड डायफ्राम जो है वो आपका फ्लैट से डोम शेप में हो जाएगा। किस शेप में? डोम शेप में हो जाएगा वापस से, ठीक है? सो इससे हमने क्या किया? इट विल बैक टू इट्स ओरिजिनल प्रोपोज़िशन, इट विल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है? अब इससे हमने क्या किया? इससे हमने किया वॉल्यूम कम, ठीक? सो क्या होगा? प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या किया? डिक्रीज़, तो प्रेशर ऑफ द लंग्स भी क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ द लंग्स जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? लंग्स से बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है? कहाँ? एटमॉस्फेयर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरीके का प्रेशर डेवलप होगा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को डिक्रीज करके एक्सहेलेशन करते हैं और किस तरीके से थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज करके इनहेलेशन करते हैं। सो ये बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट था बट थोड़ा-सा ट्रिकी लगता है अगर इसे ढंग से समझ में नहीं आता है तो। तो ये वाला अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, थोड़ी-सी फिज़िक्स या केमिस्ट्री आप लगाओगे तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है? नाउ देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही कहने का मतलब ये है कि जो लंग्स में जो प्रेशर होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा इन्हेलेशन के दौरान आपका कैसा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है? द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, ठीक है? और जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये वर्ड जो है ये आप याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी का ये पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन आया है कि जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो इनहेलेशन के दौरान चेस्ट एक्सपैंड जब करता है तो ये लिफ्ट अप करने में हेल्प करते हैं, रेस करने में हेल्प करते हैं। किसको? रिब्स को, ठीक है? सिमिलरली इन एक्सपायरेशन टेक प्लेस when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. As I have explained in the previous slide, the diaphragm and the specialized set of muscle, external and the internal costal muscles, the rib helps in generation of such gradient. तो ये वाला जो लाइन है ये भी important है. Inspiration is initiated by contraction of the diaphragm, ठीक है? यूजुअली डोम शेप्ड का रहता है जब रेस्टिंग फेज में रहेगा जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है तो वो डोम शेप का रहता है लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से वो फ्लैट हो जाता है जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर जो है वो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर दिस इज योर पोस्टीरियर, ठीक है? और अगर आप वर्टिब्रा को देखेंगे तो वो डॉर्सल साइड होगा और जो आपका स्टर्नम साइड होगा वो वेंट्रल साइड होगा। तो सपोज करो आपका जो ह्यूमन है वो कुछ इस तरीके से खड़ा है, ये उसका मुंह है और
ठीक है, ये उसका मुँह है एंड ये उसकी पूरी बॉडी है इस तरीके से। सो दिस इज़ योर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड दिस इज़ योर डॉर्सल एंड दिस इज़ योर वेंट्रल। यहाँ पे उसका स्टर्नम है, ठीक है? और यहाँ पे इधर पीछे उसका वर्टिब्रा है, ठीक है? सो डायफ्राम के फ्लैट होने से, कॉन्ट्रैक्शन होने से एंटीरियर पोस्टीरियर जो हाइट है या एंटीरियर पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्टर्नम और रिब के रेज होने से डॉर्सल डॉर्सोवेंट्रली जो एक्सपेंशन है वो देखा जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ आप देख सकते हो कि इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जैसे एयर एंटर कब करेगी, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स और स्टर्नम रेज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करते हैं। तब यहाँ क्या होगा, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम हो गया होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया होगा, जिसकी वजह से एयर जो है वो एंटर करेगी कहाँ, लंग्स में। ये हो गया इंस्पायरेशन की केस। अब अगर अपन एक्सपायरेशन के केस की बात करें तो यहाँ पर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर डायफ्राम वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, दैट इज डोम शेप में चला जाएगा, ठीक है। स्टर्नम और रिब्स वापस से अपने नॉर्मल उनकी पोजीशन में आ जाएंगी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो पी एटमॉस्फेरिक जो है, पी एटमॉस्फेरिक जो है वो आपकी कैसी रहेगी, वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अब जो एयर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या ऐसे बोलूं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी, तो लंग्स से बाहर, दैट इज एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, ठीक है। सो वही चीज यहाँ लिखी है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होती है एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral एक्सेस। आई होप ये चीज तुमको समझ में आई होगी डायग्राम के थ्रू। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी वॉल्यूम की भी चैम्बर बढ़, वो पल्मोनरी वॉल्यूम की भी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। And increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure to less than atmospheric pressure। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बिठा लेना, ठीक है। forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। relaxation of the diaphragm and the intercostal muscles return the diaphragm and the sternum to their normal position and reduce the thoracic volume and thereby pulmonary volume, ठीक। सो नाउ इससे क्या होगा, आई गेस मैंने दोबारा नहीं, this leads to an increase in the intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of the air from the lungs, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है। सेम जो मैंने सिंपल भाषा में समझाया वहां पे आपको इंग्लिश में दे रखा है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन। अच्छा, एक यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आपको कभी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाती है, तो या फिर किसी भी वजह से हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तब हम बहुत जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारी इंस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, एंड ऑल्सो आर एक्सपायरेशन। तो हमारी बॉडी में ये अडेप्ट करने की एबिलिटी होती है कि वो अपनी इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स जैसे ऑफ द एब्डोमेन आप ये कर सकते हो। ऑन एन एवरेज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट एक हेल्दी इंडिविजुअल आपका ब्रीथ करता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्स इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, याद रखना, विच हेल्प्स इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये याद रखनी है एंड सिर्फ अगर तुम ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो तुम्हारा इसी से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
सो आई होप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत इजीली समझ में आ गई होगी विद दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नाउ अब ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक अगर पूरे इस पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात करूँ, तो अगर कहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो वो यही एक पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको बहुत दे रखी हैं, आपको ये याद करनी होती है, प्लस आपकी इनकी जो डेफिनिशंस हैं वो भी थोड़ा याद रखनी पड़ती है। सो फर्स्ट अगर अपन बात करें, तो वॉल्यूम की बात करें, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ अ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, जब हम एक्स आपके इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है एयर की, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितनी होती है, 500 ml होती है। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 800 ml पर मिनट। तो आपको जब भी कोई वैल्यू पूछेगा, आपको ये लिख कर आना है 6000 टू 800 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली आप जो वॉल्यूम लोगे जब हम इनहेल करेंगे और जब एक्सहेल करेंगे। ठीक है, सेकंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल और फोर्सेबल इंस्पायरेशन। जब आप सांस लेते हैं, उसके अलावा जब हम एक्स्ट्रा सांस और लेते हैं, ठीक है, फोर्सफुली हम जब इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो कितनी वॉल्यूम होती है, that is called inspiratory reserve volume, normal volume प्लस फोर्सिबल इनहेलेशन वॉल्यूम, ठीक है, या इनहेल्ड वॉल्यूम। ठीक, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 टू 300 ml। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से आप समझ लो कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद एक बार और इनहेल करेंगे। ठीक है, वो कितनी हो गई वैल्यू आपकी, 2500 ml टू 3000 ml। थर्ड आती है आपकी ERV, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can expire by a forcible expiration, the average 100 ml to 1100 ml। सबसे कम आपकी ERV रहती है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होती है, ये वो वॉल्यूम है जस्ट IRV जैसा है। उसमें अपन एक्स्ट्रा सांस अंदर ले रहे थे, यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा सांस छोड़ सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, सो कितना वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये कितनी हो गई, 100 टू 100 सॉरी 1000 ml टू 1100 ml। आगे चलते हैं, जो आपका चौथा है, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सो आपने नॉर्मल सांस ली, अब आप क्या कर रहे हो, पूरी सांस, आपके पूरे दम से आप जितनी सांस निकाल सकते हो, जितना एक्सेल कर सकते हो, आपने किया। उसके बाद कितना पर्टिकुलर एयर जो है वो आपके लंग्स में है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो सपोज करो, तुम खुद ही इमेजिन करो, हमारे लंग्स क्या है, लंग्स के अंदर क्या है, एल्वेलाइज है। एल्वेलाई कैसे है कि ये आपके बैग जैसे स्ट्रक्चर है, अगर इसमें हम हवा नहीं भरेंगे तो पिचक जाएंगे। ठीक है, सो वो कोलैप्स कर जाते हैं, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो एल्वेलाई है वो कोलैप्स ना हो। सो दिस एवरेज कितना है ये, 1100 ml टू 1200 ml। by adding up a few respiratory volume described above can वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब ये हमारी चार जो वॉल्यूम्स हैं, इनको ऐड करने के बाद हम बहुत सारी कैपेसिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो
वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली है, जितना आप एक्सपायर करोगे, जितना आप इनहेल करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 6000 टू 8000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाम से पता चल रहा है कि आप कितना और एयर इनहेल कर सकते हो आफ्टर द नॉर्मल इनहेलेशन, वो आपकी वैल्यू है कितनी, 2500 टू 3000 ml। ईआरवी नाम से पता चल रहा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब आप कितना एक्सेल कर सकते हो आफ्टर योर नॉर्मल एक्सेलेशन, ठीक है, वो हो गया आपका कितना, 1000 टू 1100 ml सबसे कम। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम ये है आपका, जब आप नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो, उसके बाद हमारे अंदर लंग्स में कितनी एयर बच जाती है, उसकी वैल्यू है 1100 टू 1200 ml। तो सबसे ज्यादा है टाइडल वॉल्यूम, फिर उसके बाद आता है IRV, फिर उसके बाद आता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, देन योर ERV। सो ये वाला जो आपको पूरा रेंज है याद रखनी है, ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो याद आ जाएगा। नाउ कैपेसिटीज की अगर अपन बात करें, सो टोटल वॉल्यूम, अगर फर्स्ट कैपेसिटी की बात करें, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो इसका मतलब क्या है कि कितना पर्टिकुलर एक पर्सन जो है वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, आपने नॉर्मली सांस छोड़ी, एक्सेल किया नॉर्मल, अब उसके बाद अब आप कितना इंस्पायर कर सकते हो, कितना इनहेल कर सकते हो, कितना टोटल ऑफ वॉल्यूम इनहेल कर सकते हो, दैट इज नोन एज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, सो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, योर नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एंड योर IRV, ठीक, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारी टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, हमारी टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्स 3800 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक। वहीं पे अगर अपन आगे चले सेकंड कैपेसिटी पे, दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का अब क्या होगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है, एक्सेल कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मली आपने सांस ली, नॉर्मली आपने इनहेल किया, अब आप कितना फोर्सफुल एक्सेलेशन कर सकते हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एंड इसको हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV से। सो ये आपकी होती है, कितनी है, 1200 ml अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। अब आता है आपका थर्ड, दैट इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली हमने सांस ली, नॉर्मली सांस छोड़ी, अब हमारे अंदर कितनी एयर है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको आप देखोगे ERV प्लस RV से, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी चौथी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना नॉर्मली जो पर्सन है वो इनहेल कर सकता है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसमें तीनों आ जाएंगे आपके, ERV, टाइडल वॉल्यूम और IRV, ठीक है। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी में सब, योर रेसिडुअल वॉल्यूम, योर ERV, योर टाइडल वॉल्यूम, योर IRV, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी इन्वॉल्व होंगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर accommodated in the lung at the end of the forced inspiration, ठीक। सो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड ये वाला लेक्चर जो है मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था एंड कैपेसिटीज थी, जो कि आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप ये मैंने अच्छे से आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियरली समझाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब